नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जब दो हल्के व अस्थायी नाभिक परस्पर मिलकर बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तथा उत्सर्जित ऊर्जा नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र से भी स्पष्ट होता है कि छोटे नाभिक अस्थायी होते हैं। अतः जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर बड़े भारी व स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च ताप लगभग 10⁵ डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। पिछले वीडियो में हमने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में जाना था। अभी हमने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में देखा है। अब हम इन दोनों में अंतर देखते हैं। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अंतर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जब कोई भारी अस्थायी नाभिक विखंडित हो करके दो टुकड़ों में टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है तो वह कहलाती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जबकि जब दो हल्के अस्थायी नाभिक मिलकर भारी बड़े स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं वह अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो तो इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। विखंडन अभिक्रिया न्यून ताप पर प्रारंभ होती है जबकि संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर प्रारंभ होती है। विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार की हो सकती है जबकि संलयन अभिक्रिया केवल अनियंत्रित होती है। विखंडन अभिक्रिया द्वारा हानिकारक विकिरणें उत्पन्न होती हैं। संलयन अभिक्रिया द्वारा हानिकारक विकिरणें उत्पन्न नहीं होती हैं। विखंडन अभिक्रिया में अपशिष्ट की मात्रा जहां बहुत अधिक होती है वहीं संलयन अभिक्रिया में अपशिष्ट की मात्रा कम होती है। स्वतः विखंडन की प्रक्रिया संभव होती है जबकि स्वतः संलयन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है। संभव होना ही संभव नहीं है। प्रति किलोग्राम पदार्थ के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा विखंडन में बहुत अधिक होती है और लेकिन संलयन में तो उससे भी अधिक होती है। तो प्रति किलोग्राम पदार्थ के संलयन से प्राप्त ऊर्जा की मान बहुत ज़्यादा होता है, विखंडन की तुलना में भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि विखंडन भी ज़्यादा है लेकिन संलयन में तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को हमने अभी बताया कि नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो उनको नियंत्रित नहीं किए जाने के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में काम आने वाले पदार्थों को पृथक पृथक नहीं रखा जा सकता। अतः इन पदार्थों के संपर्क में आने पर श्रृंखला अभिक्रिया स्वपोषित व अनियंत्रित रह जाती है जिससे उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। अतः पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत ही अधिक शक्तिशाली अभिक्रिया भी होती है जिसको प्रारंभ करने के पश्चात किसी बाह्य कण की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह अनियंत्रित हो जाती है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया। जब दो नाभिकों को संलयन प्रक्रिया हेतु एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो उनके मध्य विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्यरत हो जाता है। अतः इस प्रतिकर्षण बल को नियंत्रण में रखकर नाभिकीय अन्योन्य क्रिया प्रारंभ करने हेतु नाभिकों को प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बहुत अधिक देनी पड़ती है जिसके लिए अति उच्च ताप 10⁷ से 10⁸ केल्विन की तथा अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। अतः उच्च ताप पर संपन्न होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन समस्थानिक या ड्यूटेरियम की संलयन प्रक्रिया, मतलब हाइड्रोजन समस्थानिक है जो कि ड्यूटेरियम, उसकी संलयन प्रक्रिया देखते हैं। जब हाइड्रोजन के समस्थानिकों में से ड्यूटेरियम परमाणु परस्पर संपर्क में लाए जाते हैं, ड्यूटेरियम मतलब 1H2 जिसमें एक प्रोटॉन होता है जिसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसके संलयन की निम्न अभिक्रिया होती है। 1H2 और 1H2 मिलकर के 1H3 बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं और एक 1H1 प्रोटियम निकलता है और इसमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ये 1H3 1H2 के साथ फिर से अभिक्रिया करता है और 2He4 बनाता है और एक न्यूट्रॉन निकलता है। साथ ही 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उपरोक्त दोनों नाभिकीय अभिक्रियाओं में ड्यूटेरियम के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। साथ ही 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो चुकी है, मुक्त होती है। इसको संयुक्त रूप से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 1H2 हैं, वो 2He4 1H1 और 0N1 प्लस 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उपरोक्त नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में प्राप्त ऊर्जा 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन प्रति 1 किलोग्राम पदार्थ की बात करें, मतलब 1 किलोग्राम हमें ड्यूटेरियम लें
तो उससे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होगी। देखते हैं कैसे। 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं, तो 1 मोल में लगभग 0.002 किलोग्राम ड्यूटेरियम होता है, जिसमें अणुओं की संख्या है 6.02 गुणा 10⁻30। तो 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम में कितने नाभिक हो जाएंगे? 6.02 गुणा 10⁻30 डिवाइडेड बाई 0.002। तो 3 ड्यूटेरियम नाभिकों के संलयन से मुक्त ऊर्जा 21.6 है, तो एक से हो जाएगी। 21.6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 किलोग्राम में हो जाएंगे ये 3.01 गुणा 10⁻26 अगर नाभिकों की संख्या है और एक नाभिक से 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आती है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी 34 गुणा 10⁻13 जूल। 1 किलोग्राम में जब हमने बात की थी 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा की, तो आई थी 8.2 गुणा 10⁻13 जूल। अतः संलयन प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा विखंडन अभिक्रिया से निर्मुक्त ऊर्जा में अधिक होती है। दोनों में से संलयन अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब देखते हैं तारों में संलयन। पृथ्वी का समीपस्थ तारा, जो सबसे पास का तारा है, वह सूर्य है, जिसका द्रव्यमान लगभग 2 गुणा 10⁻3 किलोग्राम होता है, जो कई हजार वर्षों से अथवा 4 गुणा 10⁻9 वर्षों से निरंतर 4 गुणा 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है, फिर भी वो खत्म नहीं हो रही है। इतनी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन रासायनिक प्रक्रियाओं या गुरुत्वीय ऊर्जा के परिवर्तन से इतने लंबे समय तक संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यदि सूर्य को पूर्ण रूप से कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना माना जाए और सूर्य की ऊर्जा यदि कार्बन के दहन से उत्पन्न हो रही है, तो केवल कुछ हजार वर्षों तक ही इतनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सकती थी। साथ ही भारी तत्व भी सूर्य में नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, अतः नाभिकीय विखंडन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता। अतः सूर्य हीलियम व हाइड्रोजन का मिश्रण लगभग 90% माना जाता है। अतः सूर्य की मतलब ऐसा माना जाता है कि सूर्य 90% हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अतः सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन माना जा सकता है, क्योंकि यदि उपर्युक्त अभिक्रियाओं द्वारा 4 हाइड्रोजन परमाणु को हीलियम नाभिकों में संलयित करे, तो प्रत्येक संलयन में 4.28 गुणा 10⁻12 जूल ऊर्जा प्लस 12 जूल है, ये ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसलिए हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जा सकता है। जैसे 1H1 है, वो इसमें 3 1H1 मिलते हैं, तो एक 1H1 मिलके 1H2 बना लेते हैं, और ये 3 1H2 मिलके हीलियम नाभिक बनाएंगे। तो इस तरह से हीलियम नाभिकों का निर्माण होता है। फिर हीलियम नाभिक 1H1 रिलीज करते ही 1H1 फिर से क्या करेंगे, 1H2 बनाएंगे, ड्यूटेरियम बनाएंगे, वो फिर से हीलियम बनाएगा। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से इनके बीच में अभिक्रियाएं होती हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन मुख्यतः 2 चरणों में होता है। एक कार्बन चक्र है, कार्बन नाइट्रोजन चक्र, एक है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। तो ये 2 तरह से हो सकता है, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र से होगा संलयन, या कार्बन चक्र या कार्बन नाइट्रोजन चक्र जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1H1 कार्बन से मिलता है, 6C2 से अभिक्रिया करता है और 7N13 बनाता है, और गामा किरणें निकलती है, जिससे ये 1.94 के लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ये 7N13 C613 में कन्वर्ट हो जाता है, और C613 1H1 से क्रिया करके 7N14 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 7N14 फिर से हाइड्रोजन परमाणु 1H1 से क्रिया करता है और 8O15 में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें गामा किरणें निकलती हैं, इनमें हर अभिक्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है। 8O15 फिर वापस 7N15 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से गामा किरणें निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस है, बीटा पॉजिटिव डीके होता है, फिर से ऊर्जा निकलती है। यह 7N15 1H1 से फिर से क्रिया करके हीलियम और C612 बनाता है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया इन 6 चरणों में कंप्लीट होती है। इसकी 6 अभिक्रियाएं हैं, जिनको मिलाकर के बाद में कॉमन बना दिया गया, जिससे 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उपरोक्तानुसार एक कार्बन नाइट्रोजन चक्र में 4 प्रोटॉन संलयित हुए हैं यहाँ पर, और एक हीलियम नाभिक का निर्माण किया है। साथ ही इस चक्र में कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विभिन्न प्रयोगों से स्पष्ट है कि वे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 0.4 या 0.5 गुना है, मतलब इससे आधे द्रव्यमान के जो
तारे हैं उनमें ऊर्जा का रूपांतरण कार्बन चक्र द्वारा होता है, अतः सूर्य में कार्बन नाइट्रोजन चक्र की संभावना कम होती है, अतः हल्के तारों में प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र की संभावना अधिक पाई जाती है। उपरोक्त चक्र में 4 प्रोटॉन संलयित होकर एक हीलियम नाभिक तथा साथ ही 2 पॉजिट्रॉन व 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, परंतु निष्कासित पॉजिट्रॉनों के से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ विलोपित होने के कारण संपूर्ण चक्कर में इसमें लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और बढ़ती है, तो टोटल 26.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। इसमें 1H1 मिलके 1H2 बनाते हैं, फिर यह 2He3 बनाते हैं, फिर ये वापस 2He4 और 1H1 बनाता है, 2He3 से क्रिया करके 2He4 और 1H1 के 2 नाभिक और बनाता है। तो इस तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र की क्रिया चलती है, पैरेलल में चलती है। ये 2 आपको 1H1 दिखाई दे रहे हैं नाभिक, ये 1H1 के साथ मिलकर के 1H2 बनाते हैं और E+ का उत्सर्जन करते हैं, गामा का किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये 3 स्टेप में लिखी जाती हैं और उनकी लास्ट में कंबाइन लिखी है। हल्के तारों में संलयन प्रक्रिया में 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं, 2 β+ निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रिनो निकल रहे हैं और गामा किरणें निकल रही हैं और 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चूंकि सूर्य के भीतरी भाग का ताप 1.5 गुना 10⁷ तथा दाब 10⁶ वायुमंडलीय दाब होता है, जो कि हाइड्रोजन व हीलियम के संलयन हेतु पर्याप्त दाब का मान है, अतः सूर्य लगभग 4 गुना 10⁻28 जूल प्रति सेकंड की दर से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। अब एक क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की समस्या क्या है, मतलब इनको नियंत्रित क्यों नहीं होती। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, साथ ही वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकता का महत्व देखते हुए इन अभिक्रियाओं का महत्व बढ़ गया है, अतः ऊर्जा प्राप्ति हेतु वैज्ञानिकों ने नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं पर कार्य शुरू किया, जिसमें कई समस्याएं आई हैं। पहली समस्या ये है, इन अभिक्रियाओं को संपन्न करने हेतु अत्यधिक उच्च ताप लगभग 10⁷ से 10⁸ केल्विन की आवश्यकता होती है। इतने अधिक ताप को प्राप्त करना संभव ही नहीं हो पा रहा है धरती पर। तो यदि किसी प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक उच्च ताप प्राप्त कर भी लिया जाए तो यह समस्या आती है कि उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं, जिसे किसी पात्र में सीमित करना संभव ही नहीं हो पाता है। अब है स्वपोषी नाभिकीय संलयन हेतु लाउसन कसौटी की शर्त, जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाभिकीय ताप नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में प्राप्त प्लाज्मा अवस्था के लिए महत्वपूर्ण घटक N होता है, जहां N क्या है, प्लाज्मा के एकांक आयतन में आयनों की संख्या तथा होता है परिसीमन समय। ऊर्जा के उपयोगी उत्पादन हेतु N का मान अत्यधिक होना चाहिए, जिससे संलयन अभिक्रिया स्वपोषित बनी रहे। यह प्रतिबंध लाउसन कसौटी कहलाता है। डी नाभिकीय संलयन हेतु N मतलब ड्यूटेरियम नाभिकों का जब संलयन हुआ था तो N 10⁻16 सेकंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब था N की वैल्यू, जो कि बहुत अधिक है। नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं की समस्याएं। प्रकृति में उपलब्ध ईंधन पदार्थ H2 व हीलियम ही की प्रचुर मात्रा के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को नियंत्रित कर वर्तमान की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, परंतु नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को नियंत्रित करना ही एक बड़ी समस्या है, जिसमें से ये 2 समस्याओं पे हमने बात की है। संलयन अभिक्रियाओं हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, उसकी बात की थी। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में धनावेशित कण भाग लेते हैं, जिसमें संलयन हेतु इनकी गतिज ऊर्जा इनके मध्य कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए, जिसके लिए गतिज ऊर्जा 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी आवश्यक है। साथ ही यदि ड्यूटेरियम संलयन अभिक्रियाओं की बात करें तो इसके लिए उच्च ताप 10⁷ केल्विन होना आवश्यक है, तथा इतने अधिक उच्च ताप पर परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ही मुक्त हो जाते हैं तथा नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात प्लाज्मा अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्रयोगशाला में इतना उच्च ताप प्राप्त करना संभव नहीं है। सेकंड है ईंधन पदार्थ का संशोधन या परिसीमन। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में उच्च ताप पर संपन्न होने
पर प्राप्त प्लाज्मा अवस्था को किसी पात्र में अधिक समय तक रखा जाना जिससे नियंत्रित ताप अभिक्रियाएं संपन्न हो सके सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लाज्मा को धातु के पात्र में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके तीव्र वेग आवेशित कण पात्र की दीवार से टकराकर इसके अणुओं को वाष्पीकृत कर देते हैं। अतः प्लाज्मा को एक नियत स्थान से सीमित या संशोधित करना ही सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए वर्तमान में नाभिकीय बलों का उपयोग किया जा रहा है। अब इसमें ये 2015 में आया क्वेश्चन है, बाढ़ में यूरेनियम 235 के 1 ग्राम के विखंडन से मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो जैसे हमने 1 किलोग्राम के लिए निकाला था वैसे 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पर यदि प्रति विखंडन मुक्त ऊर्जा मतलब एक नाभिक की विखंडन की ऊर्जा दी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम 1 ग्राम में नाभिकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 235 ग्राम में नाभिकों की संख्या अगर 6.02 गुणा 10⁻23 है तो 1 ग्राम में हो जाएगा, उसे 235 से डिवाइड कर देंगे और ये एक नाभिक इतने नाभिकों की संख्या ही है। एक नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको नाभिकों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी 8.2 गुणा 10⁻10 जूल।